हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस स्टडी। दिस इज आकाश कुमार। तो हमने पिछले वीडियो में फेडरलिज्म के कुछ की फीचर को पढ़ लिया था, जिससे हम लोगों ने जाना कि अगर ये सब फीचर हम लोग किसी कंट्री में देखते तो हम लोग ये मान सकते कि वहाँ फेडरलिज्म को उन्होंने अडॉप्ट करके रखा है। तो आज का हमारा यह टॉपिक है कि हमारे इंडिया को क्या हमारे इंडिया को ऐसा क्या है जो कि एक फेडरल कंट्री बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्स मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर पावर शेयरिंग में पढ़ा था कि किस तरीके से एक छोटे छोटे देश श्रीलंका और बेल्जियम को क्या बोलते हैं डाइवर्सिटी एकोमोडेट करने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। श्रीलंका वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने पावर शेयर नहीं किया था, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ सिविल वॉर हो गया। अब बेल्जियम में जैसे उसका अपोजिट हुआ, क्या उन्होंने पावर को अच्छी वहाँ उन्होंने डाइवर्सिटी को अच्छे तरीके से समझा और वहाँ एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, वहाँ पावर शेयर किया गया। तो शेयरिंग ऑफ पावर भी तो हमारा फेडरलिज्म निकल आता ना। तो वहाँ बेल्जियम में ऐसा हुआ, लेकिन श्रीलंका में नहीं हुआ। तो इतने छोटे छोटे देश में इतनी कम डाइवर्सिटी होने के बाद इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया जा सकता है। तो हमारे इंडिया में ऐसा क्या है, या हमारे इंडिया में ऐसा क्या किस तरीके से फेडरलिज्म को अपनाया गया है जो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करके रखा है। वो हमारा यहाँ कोई एक लैंग्वेज नहीं है, कोई एक रिलीजन नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन और लैंग्वेजेज है। तो हम लोग इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो हमारा जो इंडिया जो है, जब हमारे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो बहुत ही उन्होंने क्या बोलता है एक पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन को उन्होंने सहना पड़ा था हम लोगों को उस टाइम में, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। जब हम लोगों से पाकिस्तान अलग हुआ था तो वो कोई उस टाइम जब हुआ था तो बहुत ज़्यादा एक दर्दनाक बात थी वो। तो अब खैर वो तो हो गया, अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता। तो वही है कि हमारे जो जब उभरा एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में, तो उसके जस्ट थोड़े दिनों बाद कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी हमारे इंडिया में आके जुड़े, क्योंकि हमारे इंडिया में पहले से नहीं थे। जैसे कि हमारे एग्जांपल जम्मू कश्मीर है, दो शायद और थे। तो प्रिंसली स्टेट्स हमारे इंडिया में आके जुड़े। तो क्या बोलता है, तो हमारे इंडिया में जो है तब उसके बाद क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा यह है कि यह क्या बोलता है एक तरीके से बोले ऑफिशियली कह दिया गया है कि इंडिया जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब बहुत सारे स्टेट्स के मिलने से इंडिया बना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ जो फेडरेशन का रूप है वो होल्डिंग टुगेदर है, बहुत सारे स्टेट्स को होल्ड करके हमारा इंडिया बना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारा ये लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। वर्ड्स को समझिएगा, एक वर्ड हमारा बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है। तो यह हो गया। अब उसके बाद क्या है कि हमारे इंडिया में क्या है, फेडरलिज्म तो है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फेडरेशन वर्ड का यूज कहीं नहीं किया गया है। अब फेडरेशन वर्ड का यूज क्यों नहीं किया गया है, तो उसका एक रीजन है। फेडरेशन वर्ड हमारा इसलिए यूज नहीं किया गया है क्योंकि फेडरलिज्म का बेसिकली मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। किसी एक के पास हमारे ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए। तो आप लोग अगर बहुत अच्छी तरीके से या ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आप देखिएगा कि कुछ मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, और वो पावर क्या है कि हमारे जो इक्वल स्टेट और सेंट्रल के पावर डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल नहीं बनाता है। बहुत सारे ऐसे मैटर है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया था स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म को, तो वो बेसिकली 2 टियर या 2 लेवल दिया था गवर्नमेंट का, एक हमारा यूनियन, एक हमारा रीजनल। तो ये दोनों हमारा पहले से था। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाके यहाँ 3 लेवल भी जोड़ दिया गया, क्योंकि हमारा लोकल गवर्नमेंट है और म्यूनसिपैलिटी हम लोग बहुत सारे। हमारा सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया ही है, आप लोग चिंता न करें, हम लोग उसे भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनली जब हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, तो उस टाइम दो ही लेवल थे, लेकिन अब हमारा क्या है कि 3 लेवल है, एक यूनियन, एक स्टेट, एक लोकल। ये 3 लेवल में हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनली है ये थ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड में जो हमारे लेजिस्लेटिव पावर को क्या बोलता है डिस्ट्रीब्यूटेड किया। पहला जो हमारा है वो है यूनियन लिस्ट। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को वो जो फीचर वाला वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को यह बताया था
कि सबका अपना अपना एक बाउंड्री है, एक सीमित एरिया है एक पावर का। तो ये जो हमारा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये सब जो लिस्ट है वो क्या बोलता है, बाउंड्री को एक्सप्लेन क्या है कि आपका यह काम, आपका इस क्षेत्र में काम है, आपका इस क्षेत्र में काम है। तो हमारा जो यूनियन लिस्ट है वो क्या बताता है, नेशनल इंटरेस्ट से जो भी बात है वो यूनियन लिस्ट में जुड़ी हुई है। और वो यूनियन लिस्ट किसके लिए है, तो वो यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट का जो जितना भी काम होगा वो यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल के रूप में डिफेंस, अब डिफेंस, अब हर स्टेट का अलग अलग बॉर्डर का अलग अलग रूल होगा, तो क्या बोलता है बहुत सारी दिक्कतें होगी हमें, क्या बोलता है फॉरेनर से, फॉरेन अफेयर्स में। तो क्या है कि बाउंड हमारा जो डिफेंस है वो तो हम लोगों को कम से कम हम लोगों को देश में एक साथ पूरा चाहिए ही कि सभी पूरे इंडिया में है डिफेंस सिस्टम एक जैसा हो। फिर हमारा दूसरा है फॉरेन अफेयर। अब फॉरेन अफेयर से डील करने के लिए हर एक स्टेट तो नहीं जाएगी, तो फॉरेन अफेयर पे जो भी हमारा रूल बनता है, लॉ बनता है, वो क्या है सेंट्रल यूनियन लिस्ट के अंदर ही आता है। क्योंकि अगर स्टेट लिस्ट के अंदर आता है तो हर स्टेट्स का अलग अलग सुझाव होता और सबका अलग अलग लड़ाई होता। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत होती बनाने में और लड़ाई का सामना करना पड़ता हम लोगों का। फिर हमारा दूसरा है बैंकिंग। अब बैंकिंग में भी क्या है कि जैसे अगर हर एक स्टेट का अपना अलग पॉलिसी होगा बैंकिंग का, तो कितनी ज्यादा दिक्कत होगी। तो बैंकिंग में भी हमारा ऑल ओवर इंडिया जो है लगभग सेम रहता है। फिर हमारा है कम्युनिकेशन। जैसे कम्युनिकेशन में हमारा मोबाइल आ गया आजकल, जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पहले टेलीफोन था, तो वो उसका ऊपर जो भी लॉ आएगा वो ऑल ओवर इंडिया पे लागू होगा क्योंकि वो यूनियन लिस्ट में है। फिर हमारा है करेंसी। अब सबसे मेन चीज, अगर करेंसी ही यूनियन लिस्ट में नहीं होगा तो हमारे इंडिया में जो हम लोग एक दूसरे से दूसरे स्टेट ट्रैवल करते रहते हैं तो हम लोग कितनी दिक्कतों का सामना करना। एक स्टेट का मान लीजिए कुछ करेंसी, एक स्टेट का कुछ करेंसी, तो हम लोगों को क्या बोलता है ट्रैवल करने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स है, ऐसा और भी बहुत ज्यादा भरा हुआ। आप लोग गूगल पे देखिएगा तो यूनियन लिस्ट आप लोगों को मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं। फिर हमारा है दूसरा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में उस तरह के टॉपिक रहते हैं जो कि रीजनल इंटरेस्ट से जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि स्टेट इंटरेस्ट है वो स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट ही काम करती है। जैसा कि हमारा पुलिस, अब पुलिस तो देखते हैं आप लोग की, आप लोग खुद ये सब विजुअलाइजिंग करने का है, हम लोग खुद देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, अपने आंखों में देखते हैं। पुलिस क्या है कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का तो नहीं रहती है, रहती स्टेट का है। आप लोग जैसे क्या होता है पुलिस की यहाँ पे वर्दी पे रहता है लिखा हुआ बिहार पुलिस, जब बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस, सॉरी महाराष्ट्र पुलिस, ये सब लिखा रहता है। फिर हमारा इरिगेशन है, ट्रेड है, कॉमर्स है और ऐसा ऐसा बहुत सारा है। तो ये सब जो हमारा है स्टेट लिस्ट में आता है। फिर हमारा है कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट क्या है, तो कंकरेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही क्या बोलता है लॉ बना सकती है, दोनों ही उस टॉपिक के ऊपर लॉ बना सकती है। तो एजुकेशन का, एजुकेशन के ऊपर क्या है कि स्टेट भी लॉ बना सकती है और हमारा जो यूनियन है वो भी लॉ। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई स्टेट में दिया हुआ है कि अब जो हमारा जो बोर्ड का जो क्या बोलता है बाउंड्री है वो 10th नहीं होके 8 हो जाएगा, यानी 8 में ही बच्चों को बोर्ड करा दिया जाएगा। तो एक स्टेट आप पहले से मान लीजिए अपना के रखी है, तो यूनियन गवर्नमेंट उस पर कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि वो हमारा कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। अब वही चीज अगर यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कर दे तो उससे क्या होगा कि ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट्स को मानना होगा। और यहाँ जब एक स्टेट अपने स्टेट के अंदर करेगी तो वो सिर्फ एक स्टेट तक ही सीमित होगा, और जब यूनियन गवर्नमेंट कर देगी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कर देगी तो ऑल ओवर इंडिया में लागू हो जाएगा। फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, ये सब कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। ऐसे ऐसे और बहुत सारे टॉपिक है, तो आप लोग चाहे तो गूगल से क्या बोलता है लिस्ट निकाल सकते हैं, या मुझसे होगा तो मैं यहाँ अटैच कर दूंगा। फिर हमारा रेसिड्यूअरी लिस्ट। अब ये ऐसा लिस्ट है, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें को, आप लोग को कोई ऐसा एक क्या बोलता है समस्या नहीं होगा जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ। समस्या मतलब घर का समस्या नहीं, क्या बोलता है कंट्री इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि हमारा हर एक चीज का कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो रेसिड्यूअरी लिस्ट जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये सब 3 लिस्ट बनाए थे वो लोग, तो उन्होंने सोचा कि अगर बाद में इनसे हट के कोई टॉपिक आता है तो वो आखिरकार किस में जाएगा। तो वो जो हमारा जो नया
टॉपिक आता है वो रेसिड्यूरी लिस्ट में जुड़ा हुआ था। अब इसके ऊपर काम करने का आखिरकार अधिकार किसका है, कौन इसके ऊपर काम करेगी, तो इसका रेसिड्यूरी लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो यूनियन लिस्ट यानी यूनियन गवर्नमेंट ही करेगी। तो अब उस टाइम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम तो कोई हमारा मोबाइल टेलीफोन ये सब तो नहीं था, तो साइबर क्राइम नहीं होता था। अभी क्या है कि अब हमारा बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है, तो डेवलप किया तो डेवलप के साथ हानि भी होगी। तो क्या है हमारे यहाँ साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हम लोग देखे जाते हैं। तो एक एग्जांपल इसका ये हो गया, एक दो और है इसका रेसिड्यूरी लिस्ट में। तो और फिर हमारा ये तीनों लिस्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, आप लोगों को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लंबा है लेकिन कोई ज़्यादा भारी टॉपिक नहीं है, सिर्फ हम लोग कंक्लूजन निकालना है कि हमारे इंडिया में ऐसा क्या है जो कि हमारे इंडिया को एक फेडरलिस्ट कंट्री बनाता है। तो हमने जो पिछले 7 फीचर्स पढ़े थे उसमें से हम लोग यह देखते हैं कि हमारा सारा जो है फीचर्स वो इंडिया फॉलो करता है। तो इससे हम यह देख सकते हैं कि इंडिया हमारा फेडरल कंट्री है। अब कुछ और चीज़ है मैं तो हम लोग ये नोटिस करते हैं कि हाँ जितना भी हमारा जो क्या बोलता है कंट्री बना होल्डिंग टुगेदर से, उनका जो पावर है स्पेशली क्या बोलता है स्टेट के ऊपर ज़्यादा झुका हुआ है। जैसे ये हमारा बेल्जियम हो गया, स्पेन हो गया और इंडिया हो गया, ये सब में क्या है कि जो ये सब क्या होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन किए हुआ है। तो ये जो होल्डिंग टुगेदर हमारा किया हुआ है, इसके कारण क्या है कि हमारा पावर जो है स्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। तो हम लोग यह नोटिस करते हैं कि जितना भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन से कंट्री बना हुआ है उसमें क्या है कि ज़्यादातर पावर जो है हमारा यूनियन गवर्नमेंट की तरफ झुका, यानी ज़्यादा पावर जो यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट को से थोड़ा कम पावर है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल लेते हैं स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया, इंडिया हो गया, ये सब क्या है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। इसमें क्या है कि ज़्यादातर पावर जो यूनियन स्टेट्स को यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है, जिसके कारण क्या है कि हमारा स्टेट के पास क्या है कोई अपना आइडेंटिकल पावर नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को फेडरलिज्म वाले फीचर्स में बताया था कि कहीं पे क्या होता है ड्यूअल सिटीजनशिप का रहता है सिस्टम और कहीं पे सिंगल सिटीजनशिप का रहता है। तो यहाँ क्या है कि जो जहाँ सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम है वहाँ क्या होगा कि स्टेट के पास कोई अपना ज़्यादा पावर आइडेंटिकल पावर नहीं होगा। हम लोग ज़्यादा क्या वो पहले गुजराती कहलाने से ज़्यादा कहीं बाहर जाएंगे तो वो कहेंगे इंडियन है वो, क्योंकि लेकिन ऐसा जब हमारा कमिंग टुगेदर वाला उसमें क्या जैसे यूएसए में वो ये नहीं ज़्यादा जाने जाएंगे कि वो यूएसए से, वो ज़्यादा ये जाने जाएंगे कि न्यूयॉर्क से है, क्योंकि वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिस्टम है। फिर हमारा क्या बोलता है हमारे जो इंडिया में जो है कुछ ऐसे स्टेट्स है जिनको पहले स्पेशल प्रोविजन दिया गया था। जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर, वहाँ आर्टिकल 370, आप किसको इंडिया में नहीं पता होगा, अभी आर्टिकल बच्चा जानता होगा आर्टिकल मतलब क्या बोलता है, हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि 370 में क्या क्या होता है। वहाँ 370 में पहला तो स्पेशल प्रोविजन क्या था हम लोग का कि हम लोग वहाँ जाके कोई भी नॉर्मल जो सिटीजन है हमारा इंडिया का वो जम्मू कश्मीर में जाके लैंड नहीं ले सकता। और ऐसे बहुत सारे क्या बोलता है स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये एक लॉ बनाया कि ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने लॉ बनाया तो ऑल ओवर इंडिया में कि क्या बोलता है लैंड पे जो है हम लोग 100 रुपया कम टैक्स लेंगे। तो वहाँ जब हमारा जम्मू कश्मीर लागू करने से पहले वहाँ जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट से पूछना, वहाँ के लेजिस्लेचर में पास करवाना, उनका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है था, अब तो नहीं है क्योंकि आर्टिकल 370 रिमूव किया जा चुका है। तो 370 के तहत उन लोग कुछ स्टेट्स यानी जम्मू कश्मीर में स्पेशल प्रोविजन दिया गया था। अब कुछ स्टेट्स हमारा इंडिया में ऐसा है जिसका एरिया जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, लेकिन आप लोग उसे क्या बोलता है कि स्टेट का दर्जा नहीं दिए गए हैं। अब वो आप लोग को पता हो, आप लोग 5, 6, 7 से पढ़ते आ रहे होंगे कि यूनियन टेरिटरी जो है उन्हें स्टेट्स का दर्जा नहीं दिया है, क्योंकि वो क्या बोलता है, अब जैसे मान लीजिए आप जो कोई भी शहर में रह रहे तो उसे स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। जैसे हमारा चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब क्या है, ये हमारी यूनियन टेरिटरीज है, जिसके कारण क्या कि उन्हें कोई स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया और यहाँ यूनियन गवर्नमेंट जो है अपने तरीके से गवर्नमेंट को रन करा सकती है। अब जो हमारा इतना सारा हम लोगों ने देखा तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके वो बेसिक स्ट्रक्चर में दिया हुआ है।
तो इसे हम लोग क्या रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यूनियन गवर्नमेंट का पावर को और बनाना है या स्टेट गवर्नमेंट का पावर को और, तो ये इतना आसान नहीं होगा इसे चेंज करना। इसे चेंज करने के लिए पहले हम लोगों को बिल पास कराना होगा। पहले लोकसभा में से पास होगा, फिर क्या बोलते हैं राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से 50% वोट आना चाहिए, तब जाके हमारा उसमें चेंज आएगा। इतना ज़्यादा क्या बोलता है कठिन हमारा चीज से होते हुए जाएगा, प्रोसेस से होते हुए जाएगा, तो ये हमारा जाके प्रोविजन बदलेगा, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या, तो लोकसभा में जो है हमारा पहले तो 545 सीट्स रहते हैं, उसमें से क्या होता है आधा हमारा तो आधा तो आना ही चाहिए। उसके साथ क्या कि वहाँ जितने वोट किए हैं उसका 2/3 आना चाहिए, तब हमारा जाके वो लोकसभा से पास होगा, और फिर उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, और फिर उसके बाद राज्यसभा से पास होगा, तब हमारा। और राज्यसभा वाला जो है वो क्या होता है बेसिकली जब स्टेट के इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ हो तो वो ज़्यादा और इम्पोर्टेंट बन जाता है वहाँ से पास होना। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर का सेंट्रल और स्टेट के बीच में। अब हमारा इतना तो देख लिया। अब मान लीजिए कि इन्हें हम कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कराने वाला भी चाहिए, तो वो हमारा क्या है, हमारे इंडिया का कौन बॉडी है, वो है जुडिशरी। ये क्या करती है कि अगर हमारा स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर में होकर काम करती है, तो उसे जुडिशरी का यह काम है कि उसमें दखल देके कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करवाएं। वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो सकती है, तो जुडिशरी का यह काम है। तो हम लोगों ने इतना बड़ा टॉपिक को कवर कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसे समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल फोकस स्टडीज को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।